हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर जो है राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित क्लासें आपकी चल रही हैं और आर्ट एंड कल्चर की क्लासें भी कंटिन्यू हैं। और उसी क्रम में जो है आज जो करंट अफेयर्स जो है राजस्थान की, उससे रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। क्योंकि एक दो क्लास हम जो है बीच बीच में करंट अफेयर्स भी लेते रहेंगे, ताकि साथ का साथ जो है करंट अफेयर्स भी जो है आपका कंप्लीट होता रहे। तो आज हम जो है राजस्थान सरकार की जो प्रमुख जो नीतियां हैं अभी जो करंट में घोषित की गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान ने जो सरकार जो है हमारी, उसने CRP जो नीति है उसको मंजूरी दी है। आज जो हम जो है राजस्थान सरकार की जो प्रमुख जो नीतियां हैं अभी जो करंट में है उनसे रिलेटेड बात करेंगे, उनमें क्या क्या संशोधन हुआ है। तो राजस्थान जो ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका जो परिषद है, उसमें एक नीति है CRP जो नीति है उसको मंजूरी दी है। CRP जो नीति है वो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन जो है उससे संबंधित नीति है। जो पहले जो थी इसके अंतर्गत जो विलेज सपोर्ट टीम हुआ करती थी, जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के अंतर्गत जो है एक विलेज सपोर्ट टीम हुआ करती थी, उसको समाप्त करके CRP जो है क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति संबंधित जो है इसमें प्रावधान किया गया है। और इस नीति का जो प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है कि जो स्वयं सहायता जो समूह है और अन्य समुदाय आधारित जो संगठन है गांव के अंतर्गत, उनको सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? जो सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता जो समूह होते हैं, उनको सशक्त बनाना, इस जो नीति है इसका उद्देश्य रहने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो CRP जो नीति है वो किसके द्वारा चलाई गई है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के द्वारा प्रारंभ की गई है ये CRP नीति, जो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की जाएगी। और इससे पहले जो नीति थी उसके अंतर्गत जो है विलेज जो सपोर्ट टीम हुआ करती थी, विलेज जो सपोर्ट जो टीम थी उसका प्रावधान जो है इसमें समाप्त कर दिया गया है और CRP जो है क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की जाएगी। और इसका जो लक्ष्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संगठन जो होते हैं, जो सामुदायिक जो संगठन होते हैं उनको मजबूत बनाना है। सामुदायिक जो संगठन होते हैं गांव के, उनको सशक्त बनाना है। याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट बात है, ये आ सकती है परीक्षा के अंतर्गत। उनको सशक्त बनाना है और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में उनको भागीदारी उनकी बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में जो है अपनी भागीदारी को बढ़ाएं। तो इस प्रकार जो है राजस्थान सरकार ने CRP जो नीति है उसको मंजूरी दी है। तो याद रह जाएगा आप लोग कि जो CRP जो नीति है वो किसके अंतर्गत दी गई है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो है उसके अंतर्गत जो है CRP नीति को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई है। उद्देश्य याद रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनको सशक्त बनाना है, सामुदायिक संगठनों को सशक्त बनाना है, ताकि वो जो है उनकी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को बढ़ा सके। पहले विलेज सपोर्ट टीम हुआ करती थी इसके अंतर्गत, अब CRP जो है जो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन जो है वो क्या करेंगे? सामुदायिक विकास को सुनिश्चित करेंगे। तो आगे देखते हैं, अपन PPT से देखते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियों में सबसे पहले बात की जा रही है CRP जो नीति है उससे संबंधित बात कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार की CRP प्लस नीति जो है उसको मंजूरी दी गई है। याद रखना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसे राजीविका कहा जाता है, ने CRP प्लस नीति को आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। किसके द्वारा प्रदान की गई है? राजीविका के द्वारा। याद रखना आप लोग, इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, और समुदाय आधारित जो संगठन होते हैं जो अपने गांव के अंतर्गत जो विकास कार्य करते हैं, उनको सशक्त बनाना है। और इस नीति का जो लक्ष्य है, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उनमें सामुदायिक जो संगठन बने हुए हैं उनको मजबूत करना, ताकि सामाजिक विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। याद रह जाएगा आप लोगों को, CRP जो नीति है वो किसके द्वारा? राजीविका के द्वारा
जारी की गई है सीआरपी प्लस नीति। इसमें पहले क्या था, विलेज सपोर्ट टीम हुआ करता था, तो विलेज सपोर्ट टीम को समाप्त कर सीआरपी प्लस नीति को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई है। तो याद रह जाएगा आप लोगों को कि राजीविका के द्वारा जो सीआरपी जो नीति है, जिसमें जो महिलाएं होती हैं, जो घरेलू संबंधित कार्य करती हैं और कुछ छोटे छोटे कुटीर उद्योग से संबंधित कार्य करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जैसे छोटी छोटी सिलाई करना और पॉट बनाना, ऐसे ग्रामीण जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो अपने हस्तकला कुटीर उद्योग से संबंधित कार्य करती हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए जो सीआरपी प्लस नीति जो है सरकार के द्वारा मंजूर की गई है। उसके बाद देखो नया प्रावधान क्या है, देखो जो सीआरपी नीति में जो विलेज सपोर्ट टीम जो की व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। उसकी स्थान पर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जो कम्युनिटी जो रिसोर्स पर्सन होता है, जिसको सीआरपीएस की नई प्रणाली लागू की जाएगी। और ये जो सामुदायिक जो संसाधन जो व्यक्ति हैं, उन दलों का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे और नई नई तकनीक से उनको सशक्त बनाएंगे, उनको सामाजिक विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस कदम से स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठनों और क्लस्टर लेवल फेडरेशन जैसे संगठनों का सशक्तिकरण प्रभावी ढंग से हो सकेगा, जिससे उनकी गुणवत्ता पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हो सकेगा। तो ये है कौन सी नीति पढ़ी अपन ने, सीआरपी नीति। समझ चुके होंगे आप लोग। सीआरपी नीति जो है वो है क्लस्टर रिसोर्स पर्सन जो बनाए जाएंगे, उनको सामुदायिक दल, जो चयनित सामुदायिक दल है उनको बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह है, ग्राम संगठन है और क्लस्टर लेवल फेडरेशन जैसे संगठनों का सशक्तिकरण हो सकेगा, और जिससे उनकी गुणवत्ता और पहुंच जो है वो क्या हो सकेगी, उसमें उल्लेखनीय सुधार हो सकेगा। याद रह जाएगा आप लोगों को। इसके बाद अगली जो नीति आएगी वो है मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी जो है। उसके साथ साथ जो है 2-3 नीतियां हैं, जैसे टाउनशिप पॉलिसी नीति है, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, मेडिकल ट्रेवल पॉलिसी है, वो भी क्या है सरकार के द्वारा उसको भी मंजूरी दी गई है। तो अगली जो पॉलिसी के बारे में बात करेंगे हम, जो है राजस्थान मंत्रिमंडल जो है उसने मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी सहित 3 नई जो है नीतियां उनको मंजूरी दी है। कौन कौन सी नीतियां हैं देखिए, सबसे पहले एक तो टाउनशिप पॉलिसी 2024, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 और मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, कौन कौन सी जो पॉलिसी है इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो याद रखना सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखिए आप लोग, एक तो टाउनशिप पॉलिसी राजस्थान, टाउनशिप पॉलिसी राजस्थान टाउनशिप जो पॉलिसी है वो 2024 है। याद रखना आप लोग, ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कौन सी पॉलिसी 2024 है 25 है, तो टाउनशिप वाली जो पॉलिसी है वो 2024 की है। उसके बाद जो है राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉलिसी है, राजस्थान गैस जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉलिसी है, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो है वो 2025 की रहेगी, जिसके अंतर्गत जो है पीएनजी और जो सीएनजी जो गैसें होती हैं उनको पाइप के द्वारा घरों तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो तीसरी नीति है वो मेडिकल से संबंधित नीति है, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी, जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल जो पॉलिसी है वो 2025 है। तो इस प्रकार ये 3 नई पॉलिसी आई है। याद रखना आप लोग कौन कौन सी। राजस्थान टाउनशिप जो पॉलिसी है वो 2024 है, इसमें टाउनशिप किस प्रकार बनाई जाएगी, कितने प्रतिशत जो क्षेत्र हैं वो खेल मैदान के लिए छोड़े जाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था इस पॉलिसी के अंतर्गत की गई है। और
पुरानी जो है 2010 और 2002 की जो पॉलिसी है उनके अनुभव के आधार पर बनाई गई है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉलिसी है इसमें पीएनजी और सीएनजी गैसें हैं उनको पाइप के द्वारा जो है घरों तक पहुंचाने की इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी की जो 2025 के अंतर्गत जो राजस्थान को मेडिकल हब बनाने के लिए इस प्रकार प्रयास किए जाएंगे कि चिकित्सा यात्रा के लिए एक सुलभ, किफायती और भरोसेमंद वैश्विक डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान जो है उभर के आए। इस प्रकार इन नीतियों में प्रावधान किए गए हैं। अपन बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि मेडिकल वैल्यू जो ट्रेवल पॉलिसी है वो क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि नीतियों को स्वीकृति जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है भजन लाल जी शर्मा की अध्यक्षता में 14 जुलाई को एक जो मंत्रिमंडल की बैठक में हुई थी उसके अंदर इनकी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी के बारे में। राजस्थान सरकार ने राज्य की प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी जो है हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है। याद रखना आप लोग, हील इन राजस्थान जो नीति इसी को कहते हैं। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी जो है वह हील इन राजस्थान पॉलिसी है, 2025 को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है, देखो राजस्थान को चिकित्सा यात्रा जो मेडिकल जो यात्रा है उसके लिए एक सुलभ, किफायती, भरोसेमंद वैश्विक डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। चिकित्सा यात्रा के लिए राजस्थान जो है एक सुलभ हो, किफायती हो और भरोसेमंद वैश्विक डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आए सामने, इसलिए मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी या हील इन राजस्थान जो पॉलिसी है 2025 आई है। याद रखना आप लोग, याद आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद देखो नीति के प्रमुख प्रावधान क्या क्या रहने वाले, तो सबसे पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपन क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो डिजिटल तरीके से एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पोर्टल के अंतर्गत जो होंगे एक मोबाइल होगा विकसित, जो एप्लीकेशन बनाई जाएगी मोबाइल एप्लीकेशन। तो पॉलिसी के तहत जो है एक समर्पित MVT, याद रखना MVT जो है पोर्टल बनाया जाएगा, मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। इस प्रकार जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी टेलीमेडिसिन के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से और बहुभाषी हेल्पलाइन जैसे डिजिटल जो स्वास्थ्य सेवाओं को इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। एक MVT जो है समर्पित जो है पोर्टल बनाएंगे मेडिकल से संबंधित, एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा, उस पर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके साथ जो है टेलीमेडिसिन की सुविधा है, टेली कंसल्टेशन है, बहुभाषी हेल्पलाइन जैसे डिजिटल सेवाओं को इसके अंतर्गत पहले हम विकास करेंगे, उनका डेवलपमेंट हम डिजिटल रूप से करेंगे। संस्थागत ढांचा कैसे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे MVT एक सेल बनाई जाएगी मेडिकल से संबंधित, मेडिकल टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियों का समन्वय करेगी ये टीम और सुविधा सेवा प्रदाताओं को प्रमाणित किया जाएगा ताकि गुणवत्ता उनकी सुनिश्चित हो सके। तो हम सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर में MVT सेल की स्थापना करेंगे और मेडिकल टूरिज्म से जो जुड़ी जो गतिविधियां हैं उनका ये टीम क्या करेगी, समन्वय करेगी। निवेश और विकास के बारे में बात करें, निवेशकों को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना जो है, राजस्थान निवेश संवर्धन जो योजना है और अन्य औद्योगिक और पर्यटन नीतियों के तहत विशेष प्रोत्साहन क्या होंगे, दिए जाएंगे। जो राजस्थान निवेश संवर्धन जो योजना है, राजस्थान जो विशेष संवर्धन योजना है, निवेश संवर्धन योजना है RIPS जो है RIPS, राजस्थान निवेश संवर्धन योजना और औद्योगिक और पर्यटन जो नीतियों के तहत निवेश में जो प्रोत्साहन जो हम छूट दे रहे हैं वो यहाँ पर लाभ मिलेंगे। और PPP जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल विकसित किए जाएंगे। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा और इंटरनेशनल जो मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उसी की तर्ज पर मल्टी स्पेशलिस्ट जो अस्पताल जो हैं यहाँ पर हमारे यहाँ प्रारंभ किए जाएंगे। निवेशक जो होंगे उनको जो RIPS है हमारा राजस्थान निवेश संवर्धन योजना और औद्योगिक पर्यटन नीतियों में जो जो भी छूट मिल रही होगी वो यहाँ पर इनको दी जाएगी। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का उपयोग करके इंटरनेशनल जो मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, उनके आधार पर ही मल्टी स्पेशलिस्ट जो है अस्पताल विकसित किए जाएंगे। उसके बाद हमारा जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जैसे आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, सिद्धा है, इस प्रकार की जो हमारी पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उनको
आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़कर जो है वैश्विक स्तर पर उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो हमारी जो पारंपरिक जो है प्राचीन समय से जो हमारी आयुर्वेद है, योग है, यूनानी है, सिद्धा जैसी जो है भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को भी वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ जो पारंपरिक जो हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको भी वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। तो याद रह जाएगा आप लोगों को कौन सी पॉलिसी के बारे में पढ़ा हमने। पहली पॉलिसी पढ़ी अपने हील इन राजस्थान पॉलिसी। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा हील इन राजस्थान पॉलिसी कब की है, 2025 की है, याद रह जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले क्या बात की गई है कि हमारे राजस्थान को जो चिकित्सा यात्रा के लिए सुलभ, किफायती और भरोसेमंद डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है, सरकार का लक्ष्य रहा है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है इंटरनेशनल मानक के आधार पर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल खोले जाएंगे। और रिप्स योजना है, राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, औद्योगिक पर्यटन नीतियों के तहत जो भी छूटें दी जाएगी वो इस योजना में लागू रहेगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, एक एमवीटी सेल की स्थापना करेंगे जो विभिन्न प्रकार की मेडिकल टूरिज्म से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको समन्वित करेगी। उसके बाद बात करें इस पॉलिसी के तहत हम एक क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करेंगे। एक जो है एमवीटी समर्पित पोर्टल बनाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे, टेलीमेडिसिन की सुविधा है, टेली कंसल्टेशन की सुविधा है, बहुभाषी हेल्पलाइन, इस प्रकार की डिजिटल जो सुविधाएं हैं हम जो है इस नीति के अंतर्गत करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले जो नीति पढ़ी है मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी के बारे में बात की हमने। अब दूसरी जो पॉलिसी है टाउनशिप पॉलिसी 2024, याद रखना आप लोग ये पॉलिसी कौन सी है, 2024 है। तो इस पॉलिसी का इसका तात्पर्य क्या है, जो टाउनशिप से संबंधित हैं तो राजस्थान में जो शहरी क्षेत्र के अंदर सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए, मतलब सुविधाओं को सुनिश्चित करना है, नियोजित और सुनियोजित और सुव्यवस्थित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए टाउनशिप पॉलिसी आई है, याद रखना आप लोग। मतलब इसके अंतर्गत भूमि का जो उपयोग है उसको किस प्रकार किया जाएगा। यदि आवासीय योजनाएं हैं तो उनको एक रूपता लाते हुए, जैसे अपन बात करें पार्क का निर्माण है, खेल का निर्माण है, अन्य सुविधाएं हैं, उसके लिए कितनी प्रतिशत भूमि जो है छोड़ी जाएगी। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि अगर सभी आकार की आवासीय योजनाएं हैं उनके अंतर्गत 7% जो भूमि है वो खेल के मैदान के लिए, पार्क के लिए छोड़ी जाएगी। अन्य जैसे पार्किंग वगैरह है, अन्य कुछ सुविधाएं उनके लिए 8% भूमि छोड़ी जाएगी। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी ग्रुप के जो कमजोर वर्ग और अल्प आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षित भूखंडों की आवंटन की व्यवस्था की जाएगी, उनके रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार की जो उद्देश्य हैं वो को लेकर टाउनशिप पॉलिसी 2024 जो है सरकार ने जारी की है। तो पढ़ते हैं अपन, देखो राजस्थान के शहरी क्षेत्र के लिए, याद रखना आप लोग, शहरी क्षेत्र के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए नियोजित और सुव्यवस्थित जो है विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाउनशिप पॉलिसी 2024 आई है। नीति के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बात करूं मैं तो समान भूमि उपयोग, मतलब सभी आकार की आवासीय योजनाओं में जो एक रूपता लाते हुए, मतलब सभी प्रकार की जो रेजिडेंशियल जो योजनाएं होती हैं हमारी आवासीय, उनमें एक रूपता लाने के लिए 7%, याद रखना आप लोग, 7% क्षेत्र तो पार्क के लिए, खेल के मैदान के लिए, और 8% जो क्षेत्र अन्य सुविधाओं के लिए रखना अनिवार्य होगा। अब कोई सी भी जो है समान आकार की जो रेजिडेंशियल कॉलोनी आएगी, योजना आएगी टाउनशिप, उसके लिए 7% क्षेत्र तो पार्क के लिए और खेल के मैदान के लिए रखना होगा, और अन्य सुविधाएं जैसे पार्किंग वगैरह है, कम्युनिटी हॉल वगैरह है, उसके लिए 8% जो सुविधाएं रखना अनिवार्य बताया गया है। उसके बाद श्रमिकों के लिए आवास, औद्योगिक कोई योजना आ रही है तो श्रमिकों के रहने के लिए 5% क्षेत्रफल जो है वो उनके लिए आरक्षित रहेगा। याद रखना आप लोग, 5% क्षेत्रफल जो है वो श्रमिकों के लिए आरक्षित रहेगा। कोई औद्योगिक योजना आ रही है तो उसके अंतर्गत श्रमिकों के रहने के लिए न्यूनतम 5% का क्षेत्र जो है आरक्षित रखना आवश्यक होगा। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी जो आरक्षण की बात करें, सभी योजनाओं में, सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं ईडब्ल्यूएस और अल्प आयु वर्ग हैं एलआईजी के लिए आरक्षित भूखंडों का आवंटन अब सीधे स्थानीय निकायों, अब किसके द्वारा होगा, केवल सीधे स्थानीय निकायों, नगर पालिका, नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। याद रखना आप लोग, स्थानीय निकायों के द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी ग्रुप के जो आरक्षित भूखंड हैं उनका आवंटन जो है स्थानीय निकाय के माध्यम से किया जाएगा।
यहाँ पर आप लोग एक एक चीज जो है याद रखना, क्योंकि आरपीएससी की अप्रोच इतनी हाई हो चुकी है कि वह एक शब्द चेंज करके निम्न में से कौन सा कथन इस पॉलिसी के लिए सत्य है, जैसे अपन बात करें यहाँ स्थानीय निकाय की जगह सरकार कर दे, दूसरी कुछ भी कर सकती है, तो ये टर्म यहाँ से चेंज हो सकती है। जैसे ये शहरी क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए की जा सकती है। ये डाटा चेंज किया जा सकता है, कितना प्रतिशत पार्क के लिए रहेगा, श्रमिकों के लिए कितना प्रतिशत रहेगा। तो एक एक बात हमें बिल्कुल बारीकी से याद रखनी होगी कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी ग्रुप के लिए जो आरक्षित जो भूखंड है उनका अब आवंटन जो है स्थानीय निकाय जो है नगर पालिका नगर परिषद के द्वारा किया जाएगा। इसका रख रखाव की बात करें, योजना पूरी होने के बाद जो है 5 साल तक, याद रखना कितने साल तक, 5 साल तक RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है को हस्तांतरण होने तक विकास कार्यों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए 2.5% भूखंड रहन रखने होंगे। मतलब योजना अगर पूरी होने के बाद 5 साल तक जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तांतरण होने तक विकास कार्यों के रखरखाव करने के लिए 2.5% भूखंड जो है आपको रहन रखने होंगे, मतलब गिरवी रखने होंगे। याद रखना आप लोग कितना, 2.5% भूखंड रहन रखने होंगे। तो नीति के प्रमुख प्रावधान याद रह जाएंगे आपको। शहरी क्षेत्रों के लिए सुनिश्चित विकास और नियोजित विकास हो उसके उद्देश्य से लाई गई है। सभी आकार की जो रेजिडेंशियल जो योजनाएं होती है उनमें 7% क्षेत्र खेलों के लिए, मैदानों के लिए, पार्क के लिए छोड़े जाएंगे, 8% जो है अन्य सुविधाओं के लिए छोड़े जाएंगे। श्रमिकों के लिए यदि औद्योगिक योजनाएं आती हैं तो उनमें श्रमिकों के रहने के लिए 5% जो क्षेत्रफल है वो भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी का जो आरक्षित जो भूखंड होंगे सभी योजनाओं में उनका आवंटन जो है स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाएगा। और रखरखाव के लिए 2.5% भूखंड रहन रखने होंगे। यह पॉलिसी कौन सी पड़ी अपन ने, टाउनशिप पॉलिसी, याद रह जाएगा आप लोगों को। अब देखो पर्यावरण संरक्षण, सभी नई टाउनशिप जो पॉलिसी जो आई उसमें वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनः चक्रण का प्रावधान किया जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको लागू किया जाएगा, वर्षा के जल का संचयन किया जाएगा और अपशिष्ट जल जो है उसका पुनः चक्रण किस प्रकार किया जाए इसकी सुविधाएं भी इस योजना में जो नई योजना आई है उसमें करनी होगी। उसके बाद निगरानी समिति, नीति के सही क्रियान्वयन के लिए, निगरानी के लिए, समीक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय जो है राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। और याद रखना इसका अध्यक्ष जो होंगे प्रभारी सचिव, यूडीएच जो है हमारा विभाग उसके प्रभारी सचिव रहेंगे, इसके अध्यक्ष याद रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसकी नीति के सही क्रियान्वयन के लिए, निगरानी के लिए, समीक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसके जो अध्यक्ष रहेंगे हमारे प्रभारी जो सचिव हैं, यूडीएच जो डिपार्टमेंट है हमारा उसके प्रभारी जो सचिव हैं वो इसके क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी और नगर नियोजन विभाग जो है इसका क्रियान्वयन करेंगे। एजेंसी का प्रशासनिक जो नियंत्रण है शहरी विकास और आवास विभाग के द्वारा होगा। और व्यावसायिक विकास, शहरी क्षेत्रों में सेक्टर सड़कों के किनारे व्यावसायिक पट्टी का विकास आपसी सहमति से भूमि अधिग्रहण करके किया जाएगा। विशेष क्या है, देखो ये जो पॉलिसी है 2002 की और 2010 की जो टाउनशिप पॉलिसी है उसके अनुभव के आधार पर तैयार की गई है। तो याद रखने वाली 2-3 बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो है वाटर हार्वेस्टिंग जो पॉलिसी पद्धति है उसको अपनाया जाएगा, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किस प्रकार हो उसको अपनाया जाएगा। निगरानी समिति बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष जो होंगे यूडीएच के जो प्रभारी सचिव वो रहेंगे और नोडल एजेंसी नगर नियोजन विभाग रहेगा। इस प्रशासनिक जो नियंत्रण रहेगा शहरी विकास एवं आवास विभाग का रहेगा। 2-3 चीज याद रखना आप लोग, एक तो निगरानी समिति के जो अध्यक्ष रहेंगे यूडीएच के प्रभारी सचिव रहेंगे। राज्य स्तरीय, राज्य की बात करूं मैं तो नोडल जो एजेंसी रहेगी वह नगर नियोजन विभाग जो है उसके नोडल एजेंसी रहेगा। और एजेंसी का जो प्रशासनिक जो नियंत्रण रहेगा वो शहरी विकास एवं आवास विभाग के द्वारा इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो नियंत्रण होगा वो इसके द्वारा किया जाएगा। अगली पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी CGD। जो CGD जो नीति है 2025 से संबंधित है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है पद्धति है, इसके माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि पाइपों के माध्यम से घरों पर PNG और CNG गैस जो होती है उसको पहुंचाया जा रहा है। तो
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिससे घरों के लिए पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। घरों के लिए तो पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए जो है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति की जाएगी। भारत में इसका जो रेगुलेशन जो है वह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड जो है PNGRBN जो है उसके द्वारा किया जाएगा। याद रखना आप लोग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक जो बोर्ड है वो इसका रेगुलेशन करेगा। राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत राजस्थान ने यह नीति जारी कर दी है। नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में जो CGD जो है, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए अनुमति, भूमि आवंटन अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध बनाना है ताकि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाई जा सके। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत सरकार, भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका रेगुलेशन जो है वो कौन करेगा? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस विनियामक जो बोर्ड है PNGRBN जो है उसके द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में नीति जारी कर दी गई है और CGD कंपनियों के लिए अनुमति देना, भूमि आवंटन करना, अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि ये योजना है उसके विकास में तेजी से विकास किया जा सके। तो CGD जो है वो कौन सी है? जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 की है। याद रखना आप लोग। वाहनों के लिए तो CNG गैस ला रही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और घरों के लिए जो है PNG पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचाने की इसके अंतर्गत व्यवस्था की जा रही है। देखो नीति के प्रमुख प्रावधान क्या है? CGD पोर्टल सभी स्वीकृतियों और प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए एक समर्पित जो है CGD पोर्टल बनाया जाएगा ताकि सभी प्रकार की स्वीकृति और प्रक्रियाएं जो होती हैं, प्रोसेसिंग होती है, वो बिल्कुल आसानी से प्रारंभ हो सके। उसके बाद देखो समयबद्ध अनुमोदन होना चाहिए। कंपनियों के लिए अनुमति और भूमि आवंटन जो है उसको बिल्कुल सरल बनाना जिससे प्रोजेक्ट में कोई देरी न हो। नीति की अवधि देखो, ये याद रखना आप लोग, जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2029 तक रहेगी या नई नीति लागू होने तक रहेगी। दोनों चीज याद रखने वाली। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वेरी वेरी मोस्ट है। जो CGD जो पॉलिसी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, वो नीति जारी होने की तिथि से लेकर 31 मार्च 2029 तक, याद रखना, ट्रिपल स्टार लगा लेना इसको, 31 मार्च 2029 तक या नई नीति लागू होने तक ये नीति प्रभावी रहेगी। इसके लिए हम CGD पोर्टल बनाएंगे। कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। ठीक है। उसके बाद देखो नेटवर्क का विस्तार, राज्य के छोटे शहरों कस्बों तक PNG और CNG वाहनों के लिए नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जाएगा। छोटे कस्बों के लिए, शहरों के लिए वहां तक पाइपों के द्वारा PNG और CNG गैस पहुंचाई जाएगी। पर्यावरण में याद है आपको, ये स्वच्छ ईंधन होता है। प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन जो होती है CH4 की पहुंच आमजन तक सुलभ कराकर कार्बन उत्सर्जन को घटाना है और वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना है, क्योंकि जो CNG और PNG जो गैस है वो पर्यावरण प्रदूषण भी कम करती है। तो क्योंकि जो CNG और PNG जो गैस है उनका प्रमुख घटक याद रखना आप लोग क्या है? मीथेन होता है जो पर्यावरण प्रदूषण कम करता है, कार्बन का उत्सर्जन कम करता है। निवेश में वृद्धि, गैस वितरण के आधारभूत ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना जिससे रोजगार के अवसर भी क्या हो, पैदा हो सके। इस प्रकार जिसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश में वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ से हम 2-3 बातें याद रखेंगे। CGD नीति कब की है? 2025 की है। इसमें पाइप के द्वारा घरों तक PNG गैस और वाहनों के लिए CNG गैस उपलब्ध कराई जाएगी। याद रह जाएगा आप लोगों को। दूसरी बात, ये नीति जो है जब से लागू होगी तो 31 मार्च 2029 तक या नई नीति आने तक प्रभावी रहेगी। इसके लिए हम CGD पोर्टल बनाएंगे और पाइपों के माध्यम से छोटे शहर और कस्बों तक जो है गैस का नेटवर्क बिछाया जाएगा। स्वच्छ ईंधन जो है, अपन बात करें प्राकृतिक गैस जो है उसका प्रमुख घटक होता है मीथेन। ये क्या करता है? कार्बन उत्सर्जन कम करता है और वायु की गुणवत्ता में क्या करता है? सुधार भी इस नीति का लक्ष्य रहेगा ताकि पर्यावरण प्रदूषण क्या हो, कम हो। कौन सी पॉलिसी पढ़ी हमने? CGD पॉलिसी हमने पढ़ ली है। अब देखो इसके प्रमुख लाभ के बारे में बात करें तो प्रावधान पढ़ लिया अपन ने कि CGD पोर्टल बनाया जाएगा, लाभ बताई दिया, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और क्या होगा? निवेश में वृद्धि के लिए जो निवेश को बढ़ावा देना ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो सके।
हमने जो है यहाँ पर 3 पॉलिसियों के बारे में बात की, वापस मैं आपको रिमेंबर कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमने मेडिकल, जो इसकी मंजूरी की तारीख याद रखना, 14 जुलाई याद रखना, 14 जुलाई 2025 को प्रदान की गई थी। सबसे पहले हील इन राजस्थान पॉलिसी पढ़ी, मेडिकल से संबंधित हमने पढ़ ली है। इसमें हमने पढ़ा कि चिकित्सा यात्रा के लिए राजस्थान को मुख्य किफायती और भरोसेमंद वैश्विक डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है, 2025 की पॉलिसी है। इसके लिए हमने क्या करा, MVT पोर्टल बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन है, बहुभाषी हेल्पलाइन, डिजिटल व्यवस्था करेंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, हम एक MVT सेल का गठन करेंगे ताकि वो मेडिकल टूरिज्म से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करे। निवेश की बात करें, जो रिप्स योजना है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो स्कीम है उसके अंतर्गत, और औद्योगिक पर्यटन नीतियों में जो छूट दी है वो छूट यहाँ भी लागू रहेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर मल्टी स्पेशलिस्ट जो है अस्पताल बनाएंगे। हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्धा को बढ़ावा देंगे और आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़कर उसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें हमने बात करी कौन सी, हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 के बारे में। टाउनशिप पॉलिसी के बारे में बात करेगी, शहरों का सुनियोजित विकास हो, सुव्यवस्थित विकास हो, उसके लिए समान भूमि उपयोग होनी चाहिए। जो भी प्लानिंग आएगी उसमें 7% जो क्षेत्र हैं वो खेल मैदान के लिए या किसके लिए बात करें, पार्क के लिए रहेगा, 8% अन्य सुविधाओं के लिए रहेगा। औद्योगिक योजनाओं में जो श्रमिक हैं उनको रहने के लिए 5% जो भूमि है आरक्षित भूखंड आरक्षित रखे जाएंगे। EWS और LIG जो ग्रुप के आरक्षण जो है भूखंड हैं उनका आवंटन जो है स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाएगा, और इनके कॉलोनी जो है योजना है उसके रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए 2.5% भूखंड जो है रहन रखने होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल जो है वर्षा का जल संचयन करना पड़ेगा, अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करने, इस प्रकार के प्रावधान रखे जाएंगे। नीति के क्रियान्वयन के लिए याद रखना आप लोग कि एक निगरानी समिति बनाई जाएगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा, UDH के प्रभारी सचिव रहेंगे। राज्य स्तर पर जो है नोडल एजेंसी जो रहेगी नगर से संबंधित है तो नगर नियोजन विभाग रहेगा, और इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल रहेगा वो हमारा शहरी विकास एवं आवास विभाग जो है, शहरी विकास और आवास विभाग है उनका रहेगा। 2002 और 2010 की जो पॉलिसी थी उसके अनुभव के आधार पर ये पॉलिसी आई गई है, टाउनशिप पॉलिसी 2024। उसके बाद CGD जो पॉलिसी है हमारे राजस्थान गैस, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, पाइपों के एक नेटवर्क बिछाएंगे जिससे घरों के अंतर्गत PNG और वाहनों के लिए CNG की आपूर्ति की जाएगी। भारत के अंतर्गत जो है PNGRBN जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है विनियामक जो बोर्ड है उसके द्वारा इसका रेगुलेशन किया जाएगा। राजस्थान में भी इस प्रकार की योजना लागू की जा रही है। उसके बाद अब बात करें 31 मार्च 2029 तक ये नीति लागू रहेगी, इसके पहले कोई नीति आती तो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क जो है छोटे शहरों तक पहुंचा जाएगा। स्वच्छ ईंधन ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, वायु की गुणवत्ता में स्तर में सुधार आएगा। याद आ जाएगा आप लोगों को, PNG CNG का जो मुख्य घटक होता है वो प्राकृतिक गैस का मीथेन होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान सरकार के कुछ प्रमुख निर्णय और घोषणाओं से संबंधित बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का बस्सी के अंतर्गत जयपुर में शुभारंभ हो चुका है। याद रखना आप लोग कि प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन जो लैब है वो कहां पर बनी है, बस्सी जयपुर के अंतर्गत। याद रखना आप लोग, जो सेक्स सॉर्टेड जो लैब है वो कहां पर बनी है, कहां पर बनी है, याद रखना आप लोग, बस्सी जयपुर के अंतर्गत। इसका रीजन क्या है, देखो कि जब सामान्य जो सीमन से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो मादा जो फीमेल जो बछड़े होने की संभावना 50% होती है। मतलब जब अपन कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराते हैं तो मादा जो पशु होते हैं उनका जन्म लेने का जो प्रतिशत रहता है वो 50% रहता है, ठीक है। लेकिन सेक्स सॉर्टेड सीमन के उपयोग से मादा बछड़ियों के पैदा होने की जो संभावना है वो 90% से ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब जो है उसका उद्घाटन हमारे राजस्थान में बस्सी जयपुर के अंतर्गत किया गया है। 1 अगस्त 2025 को किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, पशुपालन मंत्री जो है जोराराम कुमावत के द्वारा किया गया है। उद्देश्य के बताया दिया 90% तक बछड़ियों का जन्म सुनिश्चित करना है। उत्पादन एवं मूल्य निर्धारण की बात करें, वार्षिक जो उत्पादन होगा वह 10 लाख सीमन डोज होगा। 1 साल के अंतर्गत जो है कितना सीमन डोज तैयार करेंगे, 10 लाख सीमन डोज तैयार होगा। और
एक की जो दर रहेगी वो 239 रुपये प्रति डोज रहेगी। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि जो है सेक्स सॉर्टेड सीमन की जो दर है वो क्या निर्धारित की गई है, 239 रुपये प्रति डोज। ये क्वेश्चन बनेगा परीक्षा में, ध्यान रखना आने वाली परीक्षाओं के अंतर्गत। जो सेक्स सॉर्टेड जो सीमन लेब से जो सीमन की जो दर होगी वो 239 रुपये प्रति डोज होगी। ध्यान रखना 239 रुपये प्रति डोज के हिसाब से ये कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपलब्ध होगी डोज सीमन की, 239 रुपये प्रति डोज के हिसाब से। तो सेक्स सॉर्टेड जो सीमन जो लेब है वो कहाँ बनी है, याद रखना आप लोग, कहाँ, बस्सी जयपुर के अंतर्गत है। कब उद्घाटन हुआ था, 1 अगस्त 2025 को हुआ था, याद रखना। और पशु जो मंत्री हमारे जोराराम कुमावत जी के द्वारा किया गया है। रीजन समझाई थी आपको कि कृत्रिम गर्भाधान जब करते हैं तो 50% तक जो है बछड़ियां पैदा होने की संभावना थी, लेकिन सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है उसके द्वारा 90% तक जो है बछड़िया का जन्म होना सुनिश्चित हो सकेगा। इसलिए इस प्रकार की लैब का उद्घाटन किया गया है बस्सी जयपुर के अंतर्गत। और इस प्रकार सेक्स सॉर्टेड सीमन के उपयोग से न केवल बछड़ों की संख्या नियंत्रित रहेगी, बल्कि अधिक बछड़ियां पैदा होने से किसानों की जो इनकम है वो दुग्ध उत्पादन जो है बढ़ेगा, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान अपनाइए और दूध उत्पादन बढ़ाइए। इस प्रकार का इसका लक्ष्य रहा है। इसके अंतर्गत देखो, बस्सी सीमन स्टेशन के प्रबंधन हेतु है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राजस्थान पशुपालन जो विकास बोर्ड, और तीसरा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मध्य क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। एक तो किसके मध्य हुआ है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF, राजस्थान जो है हमारा पशुपालन विभाग है पशुधन विकास RLDB, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में इसके बीच में क्या हुआ है, एक MOU साइन हुआ है। याद रखना आप लोग, जो इस सेक्स सॉर्टेड जो सीमन लेग बस्सी है का उसके रेगुलेशन के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान जो है पशुपालन विकास बोर्ड और नेशनल डेवलपमेंट जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है NDDB, इसके मध्य क्या हुआ है, एक MOU साइन हुआ है। याद रखना आप लोग कि इस लैब के सुनिश्चित विकास के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान पशुपालन डेवलपमेंट जो बोर्ड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड हैं, इसके मध्य क्या हुआ है, MOU हुआ है। याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, या पूछा जा सकता है आपसे। तो सामान्य क्वेश्चन तो बनेगा कि सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ, बस्सी जयपुर के अंदर हुआ। किसके द्वारा किया गया, पशुपालन मंत्री जी के द्वारा किया गया था। उद्देश्य बताई दिया आपको, इसकी डोज जो है 239 प्रति डोज होगी और साल भर में 10 लाख सीमन डोज हम यहाँ पर इस लैब में तैयार करेंगे। याद आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद अगला बात करेंगे हम ऊँटों के संरक्षण और संवर्धन हेतु बनेंगे राजस्थान ऊँट अधिनियम 2015। याद रखना, ऊँट अधिनियम जो है 2015 के नियम बनेंगे। याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, ऊँटों के संरक्षण और संवर्धन के लिए। तो निर्णय क्या है, देखो, राजस्थान ऊँट, भाई ऊँटों का क्या है, वध रोका जाएगा। इनका अस्थायी प्रावधान निर्यात विनिमय जो नियम है अधिनियम 2015 है उससे संबंधित है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊँट का संरक्षण करना है हमें राजस्थान के अंतर्गत, उनके ऊँटों के वध को रोकना है। इसलिए ऊँट अधिनियम 2015 के नियम प्रभावी रूप से लागू किए गए हैं। राजस्थान ऊँट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवचन या निर्यात का विनिमय अधिनियम 2015 है। ये निर्णय याद रखना आप लोग, 2015 निर्णय पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में 30 जुलाई 2025 को बैठक में लिया गया है। उद्देश्य क्या है, देखो, ऊँट पालकों के लिए ऊँटों को चराई, कृषि कार्यों या पशु मेलों के लिए अन्य राज्यों में ले जाने की प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। भाई ऊँट मेला दूसरे राज्य में लग रहा है तो ऊँटों को राजस्थान से दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए ये नियम लागू किया गया है। मुख्य बदलाव क्या हुआ है, देखो, ऊँटों के परिवहन की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के साथ, पहले जिला कलेक्टर के थे, उनके साथ साथ जो SDM जो हैं उनको भी सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। ऊँटों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है परिवहन करके, अगर अब जैसे ऊँट मेला लग रहा है तो वहाँ लेके जा रहे हैं हम, कोई पशु मेला लग रहा है उसमें लेके जा रहे हैं दूसरे राज्यों में,
तो उसके लिए जिला कलेक्टर के साथ साथ अब आप जो है एसडीएम से भी आप अनुमति के लिए अधिकृत उनको भी किया गया है। जो पशुपालक हैं वो वहां से डीएमसी और एसडीएम से क्या ले सकते हैं, अनुमति ले सकते हैं। आगे बात करते हैं मुख्य बदलाव। ऊँटों की बताई दी आपको, एसडीएम को भी अधिकारी रूप में अधिकृत किया गया है। इसके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। संबंधित निर्देश राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है कार्य योजना बनाने के लिए भी निर्देश दिया जाएगा। आरसीडीएफ जो है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है वो इससे संबंधित निर्देश भी जारी करेगा। याद रखना आप लोग, जो राजस्थान कैमल एक्ट जो 2015 जो है वो लाने का कारण क्या है, ऊँटों के वध को रोकना और ऊँटों की चराई से संबंधित कृषि कार्यों और या पशुपालन जो मेले होते हैं, पशु मेले, उनके दूसरे राज्यों में ले जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डीएम के साथ साथ एसडीएम को भी सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। याद रखिएगा आप लोगों को। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अगला हमारा जो आ रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। आरपीएससी संबंधित बात कर रहे हैं। इसकी संख्या में वृद्धि को प्रस्ताव मंजूरी मिल चुकी है। 14 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्य के पद सृजित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस बदलाव के साथ आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य के साथ ये 11 सदस्यीय आयोग हो जाएगा। याद रखना आप लोग, एक तो अध्यक्ष हैं और कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना आप लोग। तो कितने हो जाएंगे टोटल अध्यक्ष के साथ, 11। अब याद रखने वाली बात है, ये भी कथन में आएगा इस बार परीक्षा के अंतर्गत कि वर्तमान के अंतर्गत जो है अध्यक्ष सहित जो कुल संख्या कितनी है सदस्यों की, तो एक तो अध्यक्ष है और 10 सदस्य हैं, कितने हो जाएंगे, 11 टोटल जो है अध्यक्ष सहित रहेंगे। तो आरपीएससी में जो है अभी 3 नए पद सृजित कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, वर्तमान के अंतर्गत अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है, 11। मैं पहले बता रहा हूँ ये फॉर्मेट आएगा, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य इक्वल टू 11। अब हम बात करते हैं आरपीएससी से संबंधित कुछ और बातें बात करते हैं। संवैधानिक आधार की बात करते हैं कि आर्टिकल जो है हमारा संविधान का 315, 316 और 317 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा परीक्षा में कि हम बात करें आर्टिकल 315 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान होगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान होगा, उसी के तहत हमारे यहाँ आरपीएससी का गठन किया गया है। याद रखना आप लोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो है आर्टिकल 315 के तहत किया गया है। संविधान का आर्टिकल 315 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे राज्य में आरपीएससी का गठन किया गया है। दूसरी बात है, अनुच्छेद 316 क्या कहता है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, संबंधित जो राज्य हैं जिस लोक सेवा आयोग का, वहां के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। याद रख जाएगा। 315 के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की हो चाहे सदस्यों की हो, नियुक्ति कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 317 क्या कहता है कि नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनको हटाने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। याद रखना आप लोग, जो नियुक्ति जो है 316 के तहत तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन उनको हटाया किसके द्वारा जाएगा, अध्यक्ष और सदस्यों को आरपीएससी के या लोक सेवा आयोग को किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। यहीं पर ही क्वेश्चन बनता है, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल आर्टिकल 316 में, एक लोक सेवा आयोग होगा आर्टिकल 315, और 316 क्या कहता है कि राज्यपाल नियुक्ति देगा, लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। और कार्यकाल याद रखना 6 वर्ष की अवधि हो या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। और मेरा मानना है कि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा आप लोग कि आर्टिकल 315 तो कहता है लोक सेवा आयोग का प्रावधान होगा प्रत्येक राज्य के लिए। 316 क्या कहता है, एक अध्यक्ष होगा और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। हटाने की जो पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। अभी प्रेजेंट की बात करूं मैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं आरपीएससी के, राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आरपीएससी,
उसके अध्यक्ष का नाम याद रखना, उत्कल रंजन साहू जो हैं अभी प्रेजेंट में हमारे अध्यक्ष हैं। और सितंबर 2025 तक, आज तक की बात करता हूं, इसमें 3 नए सदस्य बनाए गए हैं। एक तो हेमंत प्रियदर्शी, सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार। अभी 3 नए सदस्य हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं। याद रखना, सरकार के जो है राज्यपाल के द्वारा 3 सदस्यों को नामित किया गया है। इसमें बनाए गए 3 सदस्य कौन कौन है? एक तो हेमंत प्रियदर्शी और सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, जो प्रसिद्ध जो है कैंसर विशेषज्ञ हैं, ये शिक्षाविद हैं, याद रखना आप लोग। तो सितंबर 2025 में 3 नए सदस्य बने। एक तो हेमंत प्रियदर्शी, सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, याद रह जाएगा आप लोगों को। तो एक तो अध्यक्ष होगा और अब 10 सदस्य रहेंगे, तो टोटल अध्यक्ष सहित कितने हो जाएंगे? 11 रहेंगे। याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन है बनेगा इस बार परीक्षा के अंतर्गत कि आरपीएससी के अंतर्गत जो है टोटल जो है सदस्य कितने हैं, अध्यक्ष सहित कितने रहेंगे? 11 रहेंगे। याद रह जाएगा आरपीएससी के बारे में आपको सब, कि आरपीएससी जो है गठन 315 के तहत किया गया है। 316 के अंतर्गत जो है राज्यपाल नियुक्ति करते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की। 317 में राष्ट्रपति हटाता है और 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो उसके बारे में बात की। अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू हैं, हेमंत प्रियदर्शी, सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार जो हैं अभी 3 नए सदस्य बनाए गए हैं किसमें? आरपीएससी के अंतर्गत। अब अगला बात करते हैं हम, प्रदेश के 100 किसान, कितने किसान? 100 जो किसान हैं वो विदेश का दौरा करेंगे। जैसे अपन बात करें, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, नीदरलैंड है, ब्राजील में जाएंगे वो, और विशेष प्रकार की जो नई नई जो तकनीकें हैं कृषि से संबंधित, उनको वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके आएंगे। तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जो हमारे, उन्होंने नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम, जो नॉलेज इन्हांसमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत जो 100 किसानों को विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति दी है। याद रखना, कितने? 100 किसानों को, राज्य के जो 100 किसान जो हैं, जो FPO जो किसान उत्पादक जो संगठन है, फार्मर प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए जो किसान हैं, कितने किसान? याद रखना, 100 किसानों को। किसके लिए? विदेश भ्रमण भी करेंगे ये और प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे, आधुनिक प्रशिक्षण। कितने दिन का है? 7 दिन का रहेगा भाई साहब। कितने दिन का रहेगा? 7 दिन का। कब से कब? नवंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 के मध्य हम जो हैं 100 किसानों को विदेश भेजेंगे। विदेश में भी कहाँ कहाँ? ब्राजील जाएंगे, याद रखना आप लोग, न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, नीदरलैंड जाएंगे। इन 4 जगहों का क्या करेंगे? भ्रमण करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, याद रहने वाली, कि जो किसान हैं 100 किसान हमारे राजस्थान के, जो FPO जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसान उत्पादक जो संगठन है, उनसे जुड़े हुए 100 किसान कहाँ कहाँ जाएंगे 7 दिन के लिए? नीदरलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे और ब्राजील जाएंगे। यहाँ जाएंगे ये 4 जगहों पर, और यहाँ से विशेष प्रकार की जो नई कृषि की जो आधुनिक तकनीकें हैं वो सीखेंगे और अपने विचारों का भी आदान प्रदान करेंगे। कब से कब? नवंबर 25 से मार्च 26 के मध्य 7 दिवस का एक भ्रमण होगा। ये किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है, नवाचार से उनको परिचित किया जाएगा। वहाँ किस प्रकार जो है कृषि की नई नई तकनीकें हैं वो वहाँ सीख के आएंगे और हमारे राजस्थान में इम्प्लीमेंट करेंगे। सफल विदेशी कृषि सहकारी समितियों के संचालन का अध्ययन करना और FPO के समान है, मतलब जो विदेश के अंतर्गत जो समितियां चल रही है वो किस प्रकार कार्य कर रही हैं, वो किस प्रकार सफलता के नए आयाम प्राप्त कर रही है, वो भी हम वहाँ से सीख के आएंगे। कितने किसान जाएंगे? 100 किसान जाएंगे। नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के तहत जाएंगे। ये कहाँ कहाँ जाएंगे? नीदरलैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ब्राजील जाएंगे। याद आ जाएगा आप लोग, कितने? 100। अगली बात करते हैं ऊर्जा से संबंधित। राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में 3 नई ज्वाइंट वेंचर कंपनियों को मंजूरी दी गई है। जो ज्वाइंट वेंचर है उसमें जैसे राजस्थान सरकार के साथ 3 जो निजी कंपनियां हैं उनके साथ ज्वाइंट वेंचर्स लागू किया जाएगा। दोनों मिलकर काम करेगी, जिसमें सरकार की कितनी भागीदारी रहेगी और दूसरी कंपनी की कितनी भागीदारी रहेगी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना और पीक लोड डिमांड को पूरा करने
और बिजली उत्पादन में वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो हमारा RVUNL है, राजस्थान जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है हमारा, ने 3 केंद्रीय सार्वजनिक जो क्षेत्र के उपक्रम हैं जो PSU हैं उनसे ज्वाइंट वेंचर का मंजूरी दी है। यह कदम राज्य सरकार और केंद्रीय जो PSU हैं 8 अगस्त 2024 और 29 सितंबर 2024 को हुए MOU के तहत उठाया गया है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि केंद्र सरकार के जो PSU हैं, जो पब्लिक जो सेक्टर की जो उपक्रम है, उनकी जो 3 कंपनियां हैं उनके साथ जो है राजस्थान विद्युत उत्पादन जो निगम लिमिटेड है उसके द्वारा MOU किया गया है, ज्वाइंट वेंचर किया गया है। उसके लिए 3 कंपनियां कौन सी हैं? एक तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, एक गेल है और एक है OIL जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 3 कंपनियों के साथ समझौता किया गया है। सबसे पहली कंपनी कौन सी है? RVUNL के साथ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है इसने ज्वाइंट वेंचर किया है। पहली कंपनी कौन सी? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL हिस्सेदारी देगी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तो 74% हिस्सेदारी रहेगी और RVUNL की 26% की हिस्सेदारी रहेगी। याद रखना आप लोग, इस प्रकार जो है हिस्सेदारी में बात करें कि जो IGL की जो हिस्सेदारी रहेगी वो 74% रहेगी और RVU जो है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम जो लिमिटेड है RVUNL उसकी 26% की हिस्सेदारी रहेगी। इस परियोजना में हम क्या करेंगे कि 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करेंगे। याद रखना आप लोग, 500 मेगावाट तक की हम सौर परियोजना विकसित करेंगे और जो प्रावधान रहेगा निवेश का 2000 करोड़ रुपए का रहेगा, जिसके अंदर अगर बात करें तो 74% जो हिस्सेदारी रहेगी वो किसकी रहेगी? जो IGL जो कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड उसकी 74% हिस्सेदारी इसकी रहेगी और राजस्थान में जो है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम जो लिमिटेड है उसकी हिस्सेदारी जो रहेगी वो 26% रहेगी। कितनी रहेगी? 26%। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जॉइंट वेंचर के अंतर्गत जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का 74% और RVA जो UNL है हमारा उसका 26% की हिस्सेदारी रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे? सौर प्रोजेक्ट लगाएंगे 500 मेगावाट का, 2000 करोड़ का निवेश करेंगे। दूसरी जो राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड, इसके साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड का दोनों की हिस्सेदारी 50% रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे? 500 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। निवेश जो रहेगा 5000 करोड़ का रहेगा। याद रखना आप लोग, पहले बात करी थी अपन ने, एक तो IGL प्लस राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पहला इसमें 74% और इसका राजस्थान वाले का 26%। और हमने क्या पढ़ा था इसके अंतर्गत? हम क्या करेंगे? 500 मेगावाट जो है उत्पादन करेंगे। 500 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित होगी इसमें और निवेश जो रहेगा वो 2000 करोड़ का रहेगा। ठीक है, यहां पर अपन बात कर रहे हैं नंबर 2 की। इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड प्लस राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 50% इसका और 50% इसका हिस्सेदारी रहेगा। यहां पर बात करें हम तो 1000 मेगावाट तो हम सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन हम यहां करेंगे। और निवेश की बात करूं मैं तो 5000 करोड़ का यहाँ निवेश रहने वाला है। तीसरी जो कंपनी आने वाली है वो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड प्लस जो है गेल, जो गेल है उसका वेंचर रहेगा, गेल के द्वारा रहेगा। 50% इसका, 50% राजस्थान वाली का। तो हमारे प्रेजेंट में जो धौलपुर की जो हमारी और रामगढ़ की जो परियोजनाएं हैं उनका संचालन भी इसके द्वारा किया जाएगा। धौलपुर में 300 मेगावाट की और रामगढ़ में 270 जो 0.50 मेगावाट जो है 270 मेगावाट है, या लगना 270.50 मेगावाट या 270 मेगावाट जो है का पावर प्लांट है उसका संचालन भी गेल के द्वारा ही किया जाएगा। गैस जो है गेल द्वारा आपूर्ति की जाएगी। यहां से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट रखना, इस चीज को मैं पहले बता रहा हूं आपसे, क्योंकि
किसके द्वारा, गेल के द्वारा जो हमारे मौजूदा जो प्रोजेक्ट हैं, जो धौलपुर के अंतर्गत 300 मेगावाट का और रामगढ़ के अंतर्गत 270 पॉइंट जो कुछ समथिंग का है, 300 और 270 जो है मेगावाट का जो गैस पावर प्लांट है, उसका संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, गेल के द्वारा ही किया जाएगा। गेल इंडिया जो लिमिटेड है वो गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, जो हमारे पहले के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें भी। और नया क्या करेगी भाई, 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा की स्थापना करेगी और 4200 करोड़ का निवेश रहेगा। याद रह जाएगा आप लोगों, 750 और 250। वापस रिपीट करते हैं, देखो कि तीसरा जो वेंचर हो रहा है 50% राजस्थान का और 50% गेल का रहेगा। अगर बात करूं मैं पहले मौजूद जो धौलपुर के अंतर्गत अगर बात करें तो 300 मेगावाट, रामगढ़ की अगर बात करूं मैं तो 270 मेगावाट, इनका तो संचालन जो है गेल के द्वारा गैस आपूर्ति से किया जाएगा। और नया क्या करेंगे हम इस वेंचर में, 750 मेगावाट जो है हम सौर ऊर्जा स्थापित करेंगे और 250 मेगावाट जो है पवन ऊर्जा स्थापित करेंगे। निवेश जो रहेगा 4200 करोड़ रुपए का निवेश रहेगा। याद रह जाएगा आप लोगों को। सबसे पहला जो है जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 74 और 26 का निवेश रहेगा। 500 मेगावाट हम सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है हमने, उत्पादन का परियोजना लगाएंगे 500 मेगावाट की। निवेश जो रहेगा इसमें 2000 करोड़ का निवेश रहेगा इंद्रप्रस्थ वाली वेंचर में। दूसरा जॉइंट वेंचर किसके साथ हुआ, ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ। 50% हिस्सेदारी हमारी है और 50% ऑयल इंडिया की है। इसमें हम नया क्या करने वाले हैं, 1000 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाएंगे, 200 मेगावाट जो है सौर पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगाएंगे ऑयल इंडिया के साथ। 1000 और 200 मेगावाट किसका, सौर ऊर्जा का। और गेल क्या करेगा, गेल में गेल जो है पहले के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, धौलपुर में 300 मेगावाट का, रामगढ़ में 270 मेगावाट के, इनके लिए गैस आपूर्ति करेगी कौन, गेल। उसके बाद नया क्या करने वाली है, 270 मेगावाट जो हैं वो सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं और 250 जो मेगावाट जो है किससे संबंधित है, पवन ऊर्जा से संबंधित कार्य करेगी। और 4200 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, याद रखिएगा आप लोग, तैयार कर लीजिएगा आप लोग इसे भी। उसके बाद अपन बात करें, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन हो चुका है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा जो नीति है, कौन सी नीति, 2024 में पहले बन चुकी, उसमें अभी एक नया संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है, देखो राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है, जो बड़े निवेशकों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। जो बड़े निवेशक हैं उनको भूमि आवंटन प्रक्रिया को सुगम बनाना है। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जो थे, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर इस समिट में भाग लिया था, उन बड़े जो निवेशक हैं उनके लिए भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल सरल बनाना है। जिनके पास अभी तक पावर परचेज एग्रीमेंट या ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमारे यहाँ जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का जो समिट हुआ था अभी दिसंबर के अंतर्गत, जिसमें उन बड़े निवेशकों ने भाग लिया था, उन बड़े निवेशकों के लिए सुविधा देने के लिए ये संशोधन किया गया है कि उनको भूमि आवंटन जो प्रक्रिया है उनके लिए सरल बनाई जाएगी। क्या है प्रावधान, देखो उन निवेशकों पर लागू होंगे जो 1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता की अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए थे। जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल जब समिट हुआ था तो उसमें वे निवेशक जिन्होंने 1000 मेगावाट या इससे अधिक की जो योजनाएं हैं उनके लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं अक्षय ऊर्जा से संबंधित। भूमि आवंटन की प्रक्रिया, पात्र निवेशक अब आवश्यक शुल्क जमा करके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में भूमि हेतु पंजीकरण करा सकते हैं। जो पात्र निवेशक हैं जिन्होंने 1000 मेगावाट या उससे अधिक जो क्षमता की अक्षय ऊर्जा या हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित परियोजना में हस्ताक्षर किए हैं वो शुल्क जमा करा सकते हैं और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है उसमें भूमि हेतु पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद जो राजस्व विभाग है वो इन परियोजनाओं के लिए भूमि जो सेट
अपार्ट यानी आरक्षित करने की व्यवस्था की अनुशंसा कर सकेगा। चरणबद्ध आवंटन की समय सीमा क्या है? सेट अपार्ट की गई भूमि का आवंटन निम्नलिखित समय सीमा में आवेदन और राशि के आधार पर किया जाएगा। जैसे अपन बात करें, न्यूनतम 1/3 भूमि जो होगी उसके लिए 3 वर्ष के भीतर, अगली 1/3 के लिए 4 से 6 वर्ष के बीच में, और शेष भूमि के लिए 7 से 9 वर्ष के बीच में जो है आपको उसके लिए राशि जमा करनी होगी। याद रखिएगा आप लोगों को। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो स्वच्छ ऊर्जा जो नीति है उसमें संशोधन किसके लिए किया गया है? जो बड़े निवेशक जो थे, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में 1000 मेगावाट या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए जिन्होंने एमओयू किया था उनको भूमि उपलब्ध कराने के लिए संशोधन किया गया है कि वो अब अक्षय ऊर्जा निगम में तो जो शुल्क जमा कर सकते हैं और राजस्व विभाग उनको भूमि सेट अपार्ट कर सकेगा। 1/3 के लिए 3 वर्ष में, अगले 3/3 के लिए 1/3 के लिए 4 से 6 वर्ष में, और अगले शेष भूमि के लिए वो पैसा 7 से 9 वर्ष में जमा करा सकते हैं। अगली जो बात करते हैं, राजस्थान इंटरनेशनल जो है RIC जो है उसके जयपुर के प्रबंधन जो है उसमें बदलाव किया गया है। देखो, राजस्थान के कैबिनेट जो ने राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर है जयपुर के प्रबंधन के लिए गठित कार्यकारिणी जो समिति और गवर्निंग जो काउंसिल है उसका पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। जो पहले जो हमारे सरकार के जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो गठन किया था उसको बदल लिया है यहाँ पर। अब नया प्रबंधन क्या रहेगा? राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर है उसका संचालन अब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से होगा, जो नगरीय विकास विभाग द्वारा तैयार मसौदे पर आधारित रहेगा। नगरीय विकास विभाग द्वारा जो मसौदा तैयार किया जाएगा उसके आधार पर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से जो है RIC राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर है उसका संचालन किया जाएगा। नया गवर्निंग बोर्ड क्या रहेगा? देखो, 15 सदस्य जो है गवर्निंग बोर्ड का गठन रहेगा। इसमें अध्यक्ष होगा मुख्य सचिव। याद रखना, जो RIC के जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्य सचिव राजस्थान सरकार रहेंगे। सदस्य में 6 सरकारी सदस्य रहेंगे, 6 राज्य सरकार द्वारा नामित रहेंगे और 2 RIC सेंटर के सदस्य रहेंगे, और एक जो सदस्य रहेगा वो एक RIC का डायरेक्टर रहेगा। इस प्रकार जो है 6 12 और 2 14 और एक 15 सदस्य इसके अंदर रहने वाले हैं। 15 सदस्य की एक गवर्निंग काउंसिल होगी। इसके अध्यक्ष जो रहेंगे मुख्य सचिव रहेंगे। याद रखना आप लोग, इंपोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेगा। 6 सदस्य सरकारी सदस्य रहेंगे, 6 सदस्य सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, 2 सदस्य RIC के रहेंगे और एक RIC का डायरेक्टर रहेगा। उद्देश्य क्या है? देखो, RIC जो है राजस्थान इंटरनेट सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो जितने भी आयोजन होते हैं, जैसे थिएटर का प्रोग्राम हो, चाहे प्रदर्शनियां लग रही हो, चाहे संगीत कार्यक्रम के लिए मजबूत बनाना है, और राजनीतिक नियुक्तियों को बिल्कुल सीमित करने के लिए इसके प्रबंधन में बदलाव किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर है, जो इंटरनेशनल स्तर के जो प्रोग्राम होते हैं जैसे थिएटर हो गया, प्रदर्शनियां हो गया, संगीत कार्यक्रम होते हैं, उनको आयोजित कराने के लिए उसको मजबूत बनाना, उसके ढांचे को, राजनीतिक नियुक्तियों को सीमित करने के लिए इस प्रकार का बदलाव किया गया है। 15 सदस्यों की एक गवर्निंग काउंसिल होगी। अब जयपुर सोसाइटी के माध्यम से इसका जो प्रबंधन किया जाएगा, याद रखना आप लोग, जिसके अंतर्गत जो है 15 सदस्य रहने वाले हैं। 15 सदस्यों में इसका जो अध्यक्ष रहेगा, याद रखना अध्यक्ष कौन रहे? मुख्य सचिव हमारे राजस्थान सरकार के जो हैं इसके अध्यक्ष रहेंगे। 6 सदस्य सरकारी रहेंगे और 6 सदस्य जो हैं सरकार द्वारा नामित रहेंगे। याद रखना आप लोग, 12 सदस्य हो गए। 2 सदस्य RIC के होंगे और 1 सदस्य जो RIC का डायरेक्टर जो होगा ये रहेगा। इस प्रकार 15 सदस्यों की एक गवर्निंग काउंसिल जो होगी वो इसका मैनेजमेंट देखेगी, इसका प्रबंधन देखेगी। याद रखिएगा आप लोगों को। इस प्रकार जो है हमने राजस्थान इंटरनेशनल जो है काउंसिल जयपुर जो है हमारा सेंटर है, राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर है उसके प्रबंधन में जो बदलाव हुआ उसके बारे में बात की हमने। उसके बाद अब लास्ट चलते चलते कुछ एक और बात कर लेते हैं। जो हमारे जो कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, उनका भी नाम परिवर्तित कर दिया। नाम परिवर्तन करने का सीधा सा रीज़न क्या है? जो स्थानीय जो संत रहे हैं, दान दाता रहे हैं, भामाशाह रहे हैं, उनको सम्मान करना और शिक्षा संस्थानों को प्रेरणादायक जो नाम है वो प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा है। ऐसा कोई ये नहीं है कि भी किसी भी महाविद्यालय का नाम नहीं बदला हमने। सरकार का उद्देश्य क्या था कि स्थानीय जो क्षेत्र के जो नायक रहे हैं, जो संत रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा दान किया है, जो भामाशाह रहे हैं,
उनका सम्मान किस प्रकार किया जाए और जो इंस्टीट्यूट हैं शिक्षा से संबंधित उनको प्रेरणादायक नाम प्रदान किया जाए, इस उद्देश्य से महाविद्यालयों के नाम में परिवर्तन किया गया है। तो 14 जुलाई को इस प्रकार का कार्य किया गया है जिसमें 3 राजकीय महाविद्यालयों के नाम बदले गए हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसिया जोधपुर जो है, ओसिया के जो महाविद्यालय उसका नाम क्या रखा गया है, शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसिया। जो शहीद गोरखराम जी के नाम पर जो है इस विद्यालय का नाम रखा गया है। कौन से का? ओसिया का। जो जोधपुर वाला जो है महाविद्यालय उसका नाम किसके नाम पर? शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रख दिया गया है। दूसरा है, एक तो हो गया ओसिया जोधपुर का, दूसरा है बुड्ढा जोहड़ रायसिंह नगर जो है राजकीय कन्या महाविद्यालय जो है उसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? गुरु जाम्बेश्वर कन्या महाविद्यालय रख दिया गया है। नंबर तीसरा है राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर सीकर का नाम क्या रखा गया है? मोदी सन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर। जो सीकर वाले का नाम तो मोदी सन राजकीय महाविद्यालय कर दिया गया है। और गुरुद्वारा जो बुड्ढा जोहड़ जो है रायसिंह नगर का नाम क्या रख दिया गया है? गुरु जाम्बेश्वर जो है हमारे जाम्बेश्वर जो है उनके नाम पर जो कन्या महाविद्यालय का नाम रखा गया है बुड्ढा जोहड़ के अंतर्गत। और ओसिया का जो महाविद्यालय उसका नाम जो है गोरखराम जी के नाम पर रखा गया है। तो याद रह जाएगा आप लोगों को क्यों रखा गया है ये बता ही दिया। नायक हैं, जितने भी संत हैं हमारे, दानदाता हैं, उनका हमें सम्मान करना है और प्रेरणादायक जो नाम है वो संस्थानों को प्रदान करना है, इस वजह से इनके नाम रखे गए हैं। याद रह जाएगा आप लोग कि जो राजकीय कन्या महाविद्यालय जो बुड्ढा जोहड़ रायसिंह नगर है उसका नाम तो गुरु जाम्बेश्वर के नाम पे रखा गया है। जो सीकर का जो है फतेहपुर सीकर का महाविद्यालय उसका नाम मोदी सन राजकीय महाविद्यालय कर दिया गया है। और ओसिया का जो महाविद्यालय है उसका नाम जो है शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर दिया गया है। तो आज हम जो है हमने राजस्थान की जो संबंधित जो है महत्वपूर्ण योजनाओं में क्या संशोधन हुआ, कौन कौन सी नीति आई है उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज की जो सेशन है हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले सेशन में करंट अफेयर से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपके सामने लेके आएंगे। आप क्लास को अच्छे से रिवाइज करना, 2-3 बार आप शॉर्ट नोट्स तैयार करना। इससे संबंधित जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए ऐप पे कराई जाएंगे और इससे संबंधित पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और ऐप पे भी उपलब्ध रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। धन्यवाद।